नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हम साहित्य के अंतर्गत काव्य हेतुओं पर बात कर रहे थे और हमने ये विभिन्न मतों के आधार पर हमारे जो संस्कृत साहित्य शास्त्र के मनीषी थे, हिंदी के जो मनीषी थे और पाश्चात्य जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने साहित्य शास्त्र पर एक आलोचनात्मक दृष्टि रखी है, उनके अनुसार साहित्य के प्रमुख काव्य हेतुओं के बारे में बात की थी और निष्कर्ष के रूप में जो 3 हेतु काव्य के निकल कर आए थे वो थे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। थोड़ा सा हम इन 3 बिंदुओं पर ही और ज्यादा गहराई से मंथन करेंगे, गहराई से विचार करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि साहित्य और काव्य बहुत सूक्ष्म एक संदर्भ है। काव्य हेतु या साहित्य हेतु को हम पूरे सृजनात्मक जो तत्व है उसके लिए हम निहित कर सकते हैं, अर्थात नई जो सर्जना होती है, नया जो क्रिएटिव काम होता है, वह किन कारणों से संपन्न होता है। काव्य हेतु का या साहित्य हेतु का सीधा सीधा अभिप्राय है कि नया सर्जन किस वजह से होता है। तो उसके लिए नए सृजनात्मक जो तत्व निकल कर आता है प्रकृति में, वह 3 प्रमुख वजहों से निकल कर आता है और वह है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब जहां प्रतिभा की बात आती है कि प्रतिभा क्या है, तो प्रतिभा जो है वो एक वह शक्ति है जो मनुष्य में जन्मजात ईश्वर प्रदत्त मानी गई है। प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त माना गया है और यह साहित्य का, काव्य का मूल तत्व है। लगभग सभी विद्वानों ने, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन फिलोसोफर हो, या हमारा जो एंशियंट जो लिटरेचर है उसके जो व्याख्याकार, शास्त्रीय कवि रहे हैं, शास्त्रों के ज्ञाता रहे हैं, उन सभी ने एक मत रूप से प्रतिभा को काव्य का, साहित्य का या नई सर्जना का मूल तत्व माना। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब तक आप में प्रतिभा नहीं होगी तो वह व्यक्ति, प्रतिभाहीन व्यक्ति, कोई भी सृजनात्मक कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। तो यह साहित्य का, काव्य का या नई क्रिएटिविटी का मूल तत्व है। अब प्रतिभा क्या होती है? प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, जन्मजात पाई जाती है। वे संस्कार, वे गुण जो मनुष्य पैदा होते समय अपने साथ, अपने संस्कारों में लेके आता है, वो प्रतिभा होती है। प्रतिभा को बहुत से विद्वानों ने नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा भी कहा है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि तत्व, नवोन्मेषशालिनी यानी कि निरंतर जो नवीन उद्भावना करती रहती है, नए विचार मनुष्य को देती रहती है, नए संस्कार देती रहती है, वह नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। प्रतिभा ही वह ताकत है जिसके बल पर मनुष्य नए ढंग से, क्रिएटिव ढंग से सोच सकता है। प्रतिभा वह ताकत है जो मनुष्य को अभिव्यक्ति का कौशल देती है, अभिव्यक्ति का सामर्थ्य देती है। मनुष्य हर चीज को क्रिएटिव ढंग से देख पाता है, समझ पाता है और उसे उतने ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। प्रतिभा वह ताकत है जो मनुष्य में भावों का जागरीकरण करती है। वह उसे नए शब्द सिखाती है, शब्दों को भावों में पिरोना सिखाती है। और इसी अभिव्यक्ति के कौशल के बल पर साहित्यकार अपने साहित्य का सृजन कर पाने में सक्षम होते हैं, वह प्रतिभा ही होती है। डॉक्टर नगेंद्र इस बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि प्रतिभा असाधारण कोटि की मेधा होती है। असाधारण कोटि की मेधा, वह प्रतिभा है डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में। और ये जो मेधा है, इसे निरस्ता, जड़ता और साधारण चीजों से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात प्रतिभा जो है वो असाधारण वातावरण में खुलकर खेलती है। यहां डॉक्टर नगेंद्र का ये मत एक लिहाज से सही भी है कि यदि सामान्य चीजें हों, जड़ चीजें हों, वहां प्रतिभा का खुलकर विकास होना संभव नहीं है। प्रतिभा तो मनुष्य को एक नए लोक में ले जाती है। नाइदर ए पिक्चर नॉर ए वर्ड, इट्स ए वे टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ।
प्रतिभा जो है वो कलाकार को अंदर से अपने अंदर एक्सप्लोर करने की पावर देती है। तभी तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि असाधारण कोटि की मेधा है प्रतिभा। और ये जो असाधारण कोटि की मेधा है, इसे साधारण या सामान्य चीज या जड़ वातावरण में रखने का कोई अभिप्राय नहीं है। यह तो असाधारणता में खुलकर खेलती है। ऐसे मत थे डॉक्टर नगेंद्र के प्रतिभा के बारे में। प्रतिभा जो है वो मनुष्य को सक्षम बनाती है, उसको सर्जक बनाती है, सामान्य मनुष्य से सर्जक के रूप में ढालती है। अब शास्त्रों में प्रतिभा के दो प्रकार माने गए हैं, एक है कार्यत्री प्रतिभा और एक भावयित्री प्रतिभा। यहां प्रतिभा के दो प्रकार हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। दोनों ही प्रतिभा की कोटियां हैं। कार्यत्री प्रतिभा संबंधित है कर्म से, अर्थात कलाकार से, या इसे यूं कह सकते हैं कि कार्यत्री प्रतिभा कर्म को होना पॉसिबल बनाती है। कोई कवि जो है वो कविता रचने में सक्षम किस वजह से हो पाता है? क्योंकि उसके पास कार्यत्री प्रतिभा विद्यमान है। कोई चित्रकार चित्र बनाने में सक्षम कब हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर कार्यत्री प्रतिभा तत्व मौजूद है। अर्थात कार्यत्री प्रतिभा कर्म से संबंधित है, सर्जना से संबंधित है और कर्ता से संबंधित है। ये कार्यत्री प्रतिभा ही है जो मनुष्य को नए शब्द, कवि को नए शब्द देती है, नए उपमान देती है, नया बोध देती है, ताकि वो उन शब्दों को एक नए भावबोध से संपर्क करके विचारों में ढाल सके, कविता के रूप में ढाल सके, कहानी के रूप में ढाल सके, नोवेल के रूप में ढाल सके। तो ये होती है कार्यत्री प्रतिभा। अब दूसरे तरह की प्रतिभा जो है वो कहलाती है भावयित्री प्रतिभा। इसका सीधा सीधा संबंध होता है भावक से। भावक का अभिप्राय है सहृदय, अर्थात वह व्यक्ति जो साहित्य को, कलाओं को देख पाता है, सुन पाता है, समझ पाता है और उन सभी को देखकर, सुनकर, समझकर उससे कुछ न कुछ लाभ उठाता है। अगर कविता है तो कविता सुनकर, उसको समझकर, उसके अंदर जो सहृदय है उसके अंदर रसोद्रेक होगा, रस का प्रस्फुटन होगा और कविता उसे आनंदित करेगी। लेकिन ये जो आनंद है, जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि भाई बहुत अच्छा चित्र बनाया। वैसे ही जैसे हम किसी फिल्म को देखते हैं तो जैसे ही कोई फिल्म चलती है सिनेमा में तो एकाएक हम 5 मिनट तक तो जब स्टार्ट होती है हम उससे कोई तालमेल नहीं बिठा पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही वो फिल्म हमें समझ में आने लगती है, फिल्म की कहानी समझ में आने लगती है, हमारा जुड़ाव जो है वो पर्दे पर चल रही फिल्म से होने लगता है। और वो जुड़ाव जो है वो इस कदर बंध जाता है, हम इस कदर उस फिल्म से बंध जाते हैं ताकि वो अपनी ही प्रतीत होने वाली घटना सीख लगती है। और तब हमें बाहर का जो पर्यावरण है, बाहर का जो वातावरण है, उसका बोध नहीं हो रहता और हम 3 घंटे हमारे बिल्कुल आनंद से, मनोरंजन से बीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि हम उस फिल्म से या पर्दे पर चल रही चित्र से या मंच पर खेले जा रहे नाटक से या पढ़ी जाने, सुन रही कविता से हम जो अटैचमेंट हुआ है, हम उसमें डूब गए हैं। ये हमारी भी अंदरूनी शक्ति है। हमारे अंदर वो भाव जो है, वो जो हमारा जो भाव है वो उस साहित्य के भाव से जो सम्मिलन हुआ है वो हमारी एक अलग किस्म की प्रतिभा है और उस प्रतिभा को ही भावयित्री प्रतिभा कहा गया है। अर्थात भावयित्री प्रतिभा का तात्पर्य रचना के सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है, सहृदय पर निर्भर करता है, जो उस रचना को सुनता है, समझता है, देखता है। तो वह जो प्रतिभा उस कलाकार से पाठक का जो मन है, हृदय है, उसका तालमेल बिठाती है, जिसके बल पर पाठक उस कविता के भाव समझ पाता है, उस चित्र को देखकर उसके भाव समझ पाता है, उस गीत से जुड़ पाता है, उस सिनेमा से जुड़ पाता है, उस कृति को देखकर उसका भाव समझ जाता है। तो वह जो शक्ति होती है, वह जो प्रतिभा होती है,
इसे ही भावित्री प्रतिभा कहा गया है। तो हमारे शास्त्रों में, साहित्य शास्त्र में भावित्री प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा, प्रतिभा के दो रूप माने गए हैं और प्रतिभा को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया गया है, सर्जना का मूल तत्व स्वीकार किया गया है। अब आते हैं व्युत्पत्ति के ऊपर। व्युत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति का अभिप्राय है कि बाह्य वातावरण से व्युत्पन्न ज्ञान, अर्थात जब हम किसी गुरु के समीप जाकर वहां से बाहर के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह जो ज्ञान होता है वो व्युत्पन्न ज्ञान कहलाता है। और यह भी काव्य का प्रमुख हेतु है, साहित्य का प्रमुख हेतु है कि हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार उस ज्ञान, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके यदि हम किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं, किसी साहित्यिक कृति का निर्माण करते हैं तो वह व्युत्पत्ति कहलाती है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, काव्य हेतु है, वह है अभ्यास। और अभ्यास वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ अभ्यास के बारे में, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बहुत शानदार उक्ति है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम परफेक्शन के करीब होते जाएंगे। मोर प्रैक्टिस एंड मोर परफेक्शन, मोर प्रैक्टिस यू विल गेट मोर परफेक्शन, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। बहुत सुंदर उक्ति है कि बार बार तो पत्थर के ऊपर रस्सी को रगड़ने से रस्सी पत्थर के ऊपर भी निशान बन जाते हैं, तो अभ्यास के द्वारा कोई जड़मती इंसान भी कुछ चीजें सीख सकता है। तो अभ्यास को भी काव्य शास्त्र में काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किया गया है और आचार्य दंडी ने तो इसको, अभ्यास को ही काव्य का मूल हेतु माना है। तो यह अभ्यास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि काव्य हेतु इसे स्वीकार किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तीन जो काव्य हेतु हैं ये संपूर्ण सृजनात्मक वातावरण के लिए सबसे जरूरी है, जिसमें प्रतिभा सबसे मूल तत्व है और उसके बाद प्रतिभा होने के साथ साथ आपके पास बाह्य परिवेश का ज्ञान भी होना चाहिए और उस ज्ञान का समुचित उपयोग करने के लिए आपको अभ्यासरत भी रहने की आवश्यकता है। आपको बार बार प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तभी व्यक्ति किसी अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो साहित्यिक कृति के रूप में हो, चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे वो चित्रकला के रूप में हो, चाहे मूर्ति कला के रूप में। अर्थात संपूर्ण सर्जना कब अभिव्यक्ति पाती है जब मनुष्य के पास प्रतिभा हो, उसके पास बाह्य प्रवेश का ज्ञान हो और उसने बार बार अभ्यास किया हो, तब वह एक श्रेष्ठ कर्ता, सर्जक बन पाता है। धन्यवाद।